ॐ ब्रह्मदक्षयश्वी देवेशि भरद्वाजे पुनर्वसु हुताशिवेशि चरक प्रभृतिभ्यो नमो नमः। पातंजल महाभाष्य चरक प्रतिसंस्कृते मनोवाक्काय दोषाणां हरते अहिपतये नमः। सभी गुरुजनों और ऋषि मुनियों का वंदन करते हुए आपकी आज की अपनी सतत संहिता अध्ययन की कक्षा स्टार्ट करेंगे। जैसा कि अपनी आजकल की सतत संहिता अध्ययन की क्लास में हम चिकित्सा स्थान के हर एक अध्याय में किन किन विषयों का वर्णन किया गया है उसके बारे में देख रहे हैं, तो उसी के क्रम में आज हम देखेंगे उदर चिकित्सा के बारे में। तो उदर चिकित्सा की विषय अनुक्रमणिका यानी कि इसकी इंडेक्स निकालिएगा अपनी बुक में, चाहे आपके पास टीका हो या फिर आपके पास नॉर्मल हिंदी वाली हो चरक, तो उसमें निकालिएगा उदर चिकित्सा। मैं जो है दोनों से कंबाइंड फॉर्म में ही उसके विषय सूची को बताऊंगी। तो सबसे पहले देखिए उदर चिकित्सा में इन्होंने क्या बताया है। उदर विषये अग्निवेशस्य आत्रेयम प्रति प्रश्न। ठीक है, उदर चिकित्सा में क्या करा है कि जो अग्निवेश थे उन्होंने पुनर्वसु आत्रेय से उदर से रिलेटेड कुछ प्रश्न करे हुए हैं। ठीक है, अब आप ये देखिए कि उदर चिकित्सा क्या एक तरीके से आप पूरा जीआईटी मान लीजिए उसे। ठीक है, और आपको पता है कि अगर किसी की जीआईटी सही है या कि उसकी अग्नि सही है तो वो पूरी तरीके से हेल्दी है। इसके बाद के हमारे जो भी चैप्टर रहेंगे, जैसे उदर के बाद अर्श चिकित्सा आया है, फिर गृहिणी है, तो ये 3 चैप्टर्स जो हैं ये ऐसे हैं जो कि आपको पढ़ने ही पढ़ने चाहिए। ठीक है, भले ही हम अपनी बाद की क्लासेस में इन्हें करें, लेकिन खुद से आप इन चैप्टर्स को ज़रूर पढ़िए, क्योंकि आप सभी लोग जो हैं वो प्रैक्टिस में हैं। तो प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से ये अध्याय जो हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखते हैं। क्यों? क्योंकि आयुर्वेद डॉक्टर्स के बारे में लोगों में एक धारणा ये ज़रूर रहती है कि ये पेट के डॉक्टर होते हैं। ठीक है, तो पेशेंट जो है कुछ नहीं भी होता है तो अपनी पेट की समस्या लेकर के ज़रूर आता है आपके पास। अगर उसे कोई लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर पेट से रिलेटेड उसे कोई भी प्रॉब्लम है तो उसकी प्रेफरेंस आयुर्वेदा डॉक्टर ही रहते हैं। तो आप उसे एक अच्छा ट्रीटमेंट दे पाएँ, शास्त्रोक्त उसे एक ट्रीटमेंट दे पाएँ, उसके लिए आपके उदर चिकित्सा, गृहिणी, अर्श चिकित्सा, ये 3 चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। बहुत अच्छे से मेरा मतलब ये है कि इनके बारे में आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए, रटा हुआ नहीं, अध्ययन करा हुआ होना चाहिए। ठीक है, रटे हुए में और अध्ययन करे में बहुत डिफरेंस होता है। रटे हुए कंडीशन में क्या होता है कि हम कुछ मेन टॉपिक उठा करके पढ़ लेते हैं, जैसे कि हम अपने यूजी में करते हैं। ठीक है, अध्ययन करने का मतलब क्या है कि आप उसकी एक एक चीज़ पढ़ते हुए जा रहे हैं, एक एक श्लोक आप उसका पढ़ रहे हैं। ठीक है, और उसको समझ रहे हैं। वरना होता क्या है कि यूजी में जब हम पढ़ते हैं या फिर पीजी प्रिपरेशन के लिए जब हम पढ़ते हैं तो सिंपली हम ये देखते हैं कि उदर रोग के पूर्व रूप ये हैं। पूर्व रूप भी हम उसके पूरे नहीं देखते हैं, उसमें हम देख लेते हैं कि हाँ ये मेन बताए गए हैं। फिर उसके बाद सीधे हम आ जाते हैं कि वातज, पित्तज, कफज, ये उदर रोग क्या होते हैं, इनकी संप्राप्ति क्या है। फिर सीधे हम चले जाते हैं उसमें जो मेन चीज़ें बताई होती है, यानी कि उसके योगों पे। ठीक है, तो योग पढ़ना सही है, लेकिन योग पढ़ने के बीच में जो हम उतनी सारी चीज़ें स्किप करके आए हैं उस वजह से हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते हैं। ठीक है, भले ही आप एक दिन का एक ही चैप्टर पढ़ें या फिर एक हफ्ते का सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ें, लेकिन उसका हर एक श्लोक, उसकी हिंदी वो ज़रूर पढ़ें। ठीक है, टीका पढ़ने का अगर आपको अभी नहीं है तो टीका आप कुछ टाइम के बाद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन पहले उसकी श्लोक हिंदी इस तरीके से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। तो उदर रोग में देखिए क्या है, उन्होंने सबसे पहले अग्निवेश ने पुनर्वसु आत्रेय से उदर रिलेटेड कुछ प्रश्न करे हैं। ठीक है, फिर उन प्रश्नों का उत्तर देते हुए पुनर्वसु आत्रेय ने क्या बताया है, उदर रोग की संप्राप्ति बताई है, निदान बताए हैं, पूर्व रूप बताए हैं। फिर ये बताया है कि दोषजानाम उदराणाम सामान्य संप्राप्ति, यानी कि क्या दोषजानाम यानी कि क्या, दोषों के अनुसार उदर रोग की सामान्य संप्राप्ति क्या होगी। ठीक है, आप ये देखिए कि हमारे शास्त्र ने हमें इतने अच्छे तरीके से चीज़ें बताई हुई हैं
कि पेशेंट के वातज उदर रोग होगा, पित्तज होगा, कफज होगा। लेकिन जब ओपीडी में हमारे पास पेशेंट आता है तो हम क्या करते हैं, हम डायग्नोस नहीं कर पाते हैं कि वातज है कि पित्तज है कि कफज है। तो उसको डायग्नोस ना करने के पीछे गलती हमारी है। हमारी गलती कैसे है कि हमने शास्त्र को प्रॉपर पढ़ा नहीं है। प्रॉपर नहीं पढ़ा से मेरा मतलब ये है कि हमने ये तो पढ़ लिया कि उदर रोग जो है वातज है, पित्तज है, कफज है, लेकिन जब आचार्यों ने हमें वातज उदर के, पित्तज उदर के, कफज उदर के तीनों के जब हमें अलग अलग निदान बताए हुए हैं, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसके पर्टिकुलर अलग अलग निदानों को पढ़ें। क्योंकि जब तक आप उसके निदान पढ़ेंगे नहीं, तब तक आप पेशेंट आपको सारी हिस्ट्री दे करके चले जाएगा और आप उसमें पकड़ नहीं पाएंगे कि उसने कौन सा निदान करा है। ठीक है, अब देखिए, इसको उधर से तो नहीं, सिंपल मैं आपको वात रक्त के एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगी, क्योंकि वात रक्त के पेशेंट मैंने देखे हैं अपनी प्रैक्टिस में, और उसमें वो सेम वैसे ही निदान हमें बताते हैं जो कि हमारे शास्त्र ने बताए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे कि 2 केस थे मेरे पास वात रक्त के। तो उसमें क्या था कि एक केस जो था, वो जो लेडी थी वो करती थी, बैंक में जॉब करती थी वो, उनकी टाइमिंग रहती थी 10 से 5 या 10 से 6, कभी कभी इतनी हो जाती थी। ठीक है, और दूसरा केस है जो कि मेरी मम्मी का ही था। उसमें क्या था कि, और दोनों ही केसेस में जो था, जो निदान था वो था अचंक्रमण। ठीक है, अब वात शोणित अध्याय जो चिकित्सा में दिया हुआ है चरक ने, उसमें जाकर के आप वात रोग के निदान, वात शोणित यानी कि वात रक्त के आप निदान देखिएगा, तो उसमें एक निदान आया है अचंक्रमण। ठीक है, मैंने क्या करा था, पेशेंट की डिटेल हिस्ट्री ली थी, लेकिन फिर भी मुझे उसमें उसका हेतु मिल नहीं पा रहा था। ठीक है, तो अगेन मैंने जा कर के वात शोणित चिकित्सा अध्याय खोला था और उसमें उसके निदान फिर से देखे थे, और उसके निदान में मैंने देखा था, तो तब जा कर के मुझे वो निदान मिला था अपनी मम्मी के केस के लिए भी और अपने उस पेशेंट, लेडी पेशेंट के लिए भी, वो था अचंक्रमण। ठीक है, तो आप ये सोचिए कि शास्त्रकारों ने हमें बहुत अच्छे अच्छे हेतु जो है वो बता करके दिए रहते हैं, बस हमने पढ़े नहीं हैं तो हम उसे ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब मैं ये 2 केस आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने भी उनका ये हेतु निकाल नहीं पाई थी। क्यों नहीं निकाल पाई थी? क्योंकि कॉमनली हम यूजी लेवल पे जो कॉमन से हेतु देखे रहते हैं, पढ़े रहते हैं, वो ही पूछ लेते हैं। ठीक है, तो जितना आप लर्निंग करेंगे उतना ही आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होते जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि बहुत से पेशेंट आते हैं, हमें उसमें उसका हेतु नहीं मिल रहा होता है, लेकिन हमें कुछ ना कुछ उसमें ऐसी चीज़ें ज़रूर मिल जाती हैं जिससे कि हमें ये पता चल जाता है कि हमें शास्त्र में जा कर के इसे कहाँ देखना है। ठीक है, तो ऐसी ही तरीके से आप भी अध्ययन कीजिए। पेशेंट के सामने अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आपको कम से कम ये तो समझ आ जाता है ना, इतना तो आपको आइडिया लग जाता है कि ये वात रक्त में आएगा, आम वात में आएगा, उदर रोग में आ रहा है, अर्श में आ रहा है कि कहाँ आ रहा है। फिर आप क्या कर सकते हैं, जब पेशेंट आपका गया तो वापस आकर के उसमें आप संहिता में उसे गो थ्रू कर सकते हैं। ऐसा करने से होगा क्या कि जब नेक्स्ट विजिट में आपका वो रोगी आएगा तो आप उसे और अच्छे से उसकी हिस्ट्री लेकर के उसके निदान पता कर सकते हो, जैसे कि मैंने इन 2 केसेस में करा था। ठीक है, और उस लेडी का भी अचंक्रमणशीलता कैसी थी, क्योंकि वो दिल्ली में रहती थी, तो आपको पता ही है कि जो व्यक्ति दिल्ली में रहता है तो वो वॉक कहाँ करेगा, अचंक्रमण तो उसमें मिलेगा ही मिलेगा। उसके बावजूद भी उसकी जब 9 से 5, 9 से 6 बजे तक की जॉब है, तो उससे पहले तो वो अपने घर के नाश्ता वाश्ता बनाने, इन सब चीज़ों में ही इन्वॉल्व रहेगी। फिर 6 बजे के बाद वापस जा कर के फिर से उन्हीं चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाएगी, तो उसमें आई ना अचंक्रमणशीलता। ठीक है, इसके अलावा जो मेरी मम्मी है, मम्मी के केस में अचंक्रमणशीलता कैसे थी, जो मैंने आपको उनकी यूरिन रिटेंशन का केस बताया था, उसमें क्या हुआ था कि उसके बाद वो थोड़ी वीक हो गई थी, तो वो बेड पे ही रहती थी ज़्यादातर। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम। तो वो घर से, मतलब घर के अंदर थोड़ी बहुत तो करती थी, जैसे वॉशरूम तक चले गए या फिर थोड़ा बाहर बैठ गए बरामदे में, ये वाला तो वो करती थी। लेकिन जैसे कि थोड़ा और डिस्टेंस चल कर के जाना, वो उन्होंने पूरी तरीके से बंद कर दिया था। तो उनमें भी यही निकला था कि अचंक्रमण जो था वो उनका हेतु बना था। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि उदर रोग भी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है।
इसमें भी आपको वात उदर के, पित्त उदर के, कफ उदर के क्या क्या निदान है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि उदर रोग हो गया, अर्श हो गया, पांडु हो गया, ये कुछ ऐसी छोटी छोटी बीमारियां हैं जिनके पेशेंट हमें डे टू डे लाइफ में मिलते ही मिलते हैं। अब जैसे कि हमारे साथ अभी जो है हम काफ़ी फीमेल्स भी हैं इसमें ऐड, तो फीमेल्स में जैसे कि उनके पास अगर योनि व्यापत से रिलेटेड कोई केसेस आते हैं, ठीक है, मेंसेस से रिलेटेड अगर कोई केस आता है, तो उसमें हमें जो योनि व्यापद में चीज़ें बताई गई हैं, जो निदान बताए गए हैं, वो हमारे टिप्स पे होने चाहिए, जिससे कि हम उन्हें वहाँ पे असेसमेंट हम उसका कर सकें, ठीक है। अब देखिए इन्होंने इसमें क्या बताया है, वातज उदर के, उदर रोग के निदान संप्राप्ति लक्षण, पित्तज उदर रोग के निदान लक्षण संप्राप्ति, कफज के, सन्निपात के। फिर इन्होंने बताया है प्लीहो उदरस्य संप्राप्ति लक्षणानी, यानी कि क्या, प्लीहोदर जो होता है। अब आप ये देखिए, आपके पास अगर कोई रोगण आता है अपना अल्ट्रासाउंड लेकर के, और उसमें आपको देखने को मिलती है स्प्लेनोमेगैली, ठीक है, स्प्लेनोमेगैली अगर आपको देखने को मिल रही है, तो यानी कि कहीं ना कहीं स्प्लीन को क्या बोलते हैं हम, प्लीहा, ठीक है। तो स्प्लेनोमेगैली अगर आपको देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं आपको प्लीहोदर के बारे में जा कर के पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए कि ऐसे क्या निदान है जो पेशेंट में मिल रहे हैं, या ऐसे कौन से लक्षण हैं जो मिल रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है बद्ध गुद उदर। बद्ध गुद उदर जो होता है, इसमें मेनली इसके बारे में भी आप देखेंगे कि जो इंटेस्टाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं ना, उसमें आती हैं ये सारी चीज़ें। तो अगर कोई पेशेंट ऐसी हिस्ट्री दे रहा है, या फिर वो अपनी पुरानी कोई हिस्ट्री दे रहा है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की, तो आप आकर के आपको फिर से उदर रोग में ही आना है। इसीलिए आपसे बोल रही हूँ कि उदर रोग की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। फिर आता है छिद्र उदरस्य। छिद्र उदर यानी कि क्या, जो परफोरेशन होता है इंटेस्टाइन में, ठीक है, या फिर किसी भी ऑर्गन में। फिर आता है जलोदरस्य, जलोदर के निदान संप्राप्ति और लक्षण। अब जलोदर के केसेस भी आपके पास आए दिन आते ही रहते हैं, जिसको कि हम सिंपली क्या बोल देते हैं, हम उसे बोल देते हैं एसाइटिस, ठीक है। देखिए मैं मॉडर्न से कोरिलेशन थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे इसलिए कर रही हूँ, जिससे कि आपका पढ़ने में एक इंटरेस्ट बन जाए। वरना अगर मैं आपसे कहूँ कि प्लीहोदर, बद्ध उदर, तो आपको ये लगेगा कि अरे इससे रिलेटेड पेशेंट तो हमारे पास कुछ आते ही नहीं हैं। तो इसीलिए उस चीज़ को समझाने के लिए मैं आपको मॉडर्न टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रही हूँ। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि प्लीहोदर मतलब कि सिर्फ स्प्लेनोमेगैली, और बद्ध गुद उदर मतलब सिर्फ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, छिद्र उदर मतलब सिर्फ हमारा परफोरेशन, या जल उदर मतलब सिर्फ हमारा एसाइटिस, ऐसा कोई भी विचार नहीं है। बस आपको एक समझाने के लिए, जिससे कि आपके माइंड में ये आ जाए कि यार इसके पेशेंट तो हमारे पास आते हैं, तो हमें इसके बारे में पढ़ना ही चाहिए। बस एक उसके इनकरेजमेंट के लिए ही मैं ये टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रही हूँ। तो आपसे भी मेरा निवेदन है कि जब आप उदर रोग के बारे में पढ़ें, तो अपने माइंड में प्लीहोदर इज इक्वल टू स्प्लेनोमेगैली, ये वाली चीज़ें माइंड से हटा करके उसे पढ़िएगा, ठीक है। बस ये है कि थोड़ा बहुत अपने माइंड में एक सेटअप बना करके रखिएगा, जिससे कि आपको पढ़ने में थोड़ा और इंटरेस्ट बढ़े। फिर आता है उदराणाम साध्य असाध्य विचार, यानी कि उदर रोग जो है उनकी साध्यता असाध्यता। फिर इन्होंने क्या बताया है, अजात उदक लक्षणम, ठीक है। अजात उदक के बारे में जब आप आगे चल के पढ़ोगे, तो अजात उदक यानी कि क्या, कि अचानक से ही पेट में उसके वाटर का एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, बिना किसी कारण के। तो वो वाली चीज़ों के बारे में कंडीशन उन्होंने बताई हुई है। फिर उन्होंने वात उदर की चिकित्सा, पित्त उदर की, कफ उदर की, सन्निपात उदर, प्लीहोदर, बद्ध गुद उदर, छिद्र उदर, जलोदर, इसकी चिकित्सा बताई है। इसकी उन्होंने चिकित्सा बताई है। और चिकित्सा में उन्होंने क्या बताया है कि उदर रोगों में हमें आस्थापन और अनुवासन वस्ति का प्रयोग करना है और संशोधन कराना है, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें इन्होंने हमें कुछ वो बताए हैं कि उदर रोगों में हमें किन किन चीज़ों का वर्जन करना है। वर्जन करना है क्या, यानी कि पेशेंट आपके पास आया उदर रोग की समस्या लेकर के, तो आपको उसको कौन सी ऐसी ऐसी चीज़ें बतानी है जो उसे नहीं करनी है। फिर इन्होंने बताया है उदर रोगों में तक्र का विधान, ठीक है। अब आप ये देखिए,
तक्र का रेफरेंस जो है वो गृहिणी के लिए भी आता है, अर्श के लिए भी आता है और उदर के लिए भी आता है। ठीक है, और आप देख रहे हैं कि ये चैप्टर एकदम एक के बाद एक सीक्वेंस से है। सबसे पहले उदर रोग आया है, फिर अर्श आया है, फिर गृहिणी आया है। ठीक है, तो यानी कि ये तीन आपस में क्या है कि इंटरलिंक्ड हैं। तो इसीलिए इन तीनों के अध्यायों के बारे में आपको विचार ज़रूर करना चाहिए डेली प्रैक्टिस में। ठीक है, अब जैसे तक्र के बारे में बता दिया, फिर इन्होंने उदर रोग में क्षीर का विधान बता दिया, प्रधेय, परिषेक, घृत योग बता दिए, विरेचन बता दिए। फिर जो है उदर रोग में हमें ये बताया गया है कि इसमें हमें नित्य संशोधन कराना चाहिए। ठीक है, संशोधन कराना चाहिए यानी कि क्या, नित्य विरेचन कराना चाहिए। और इसमें आप देख भी रहे हैं कि इन्होंने क्षीर का प्रयोग बताया है हमें। ठीक है, तो उदर रोग में आप क्षीर का प्रयोग भी कर सकते हैं उसके विबंध को दूर करने के लिए और नित्य विरेचन के लिए। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि हर किसी को तो दूध पीने से विरेचन होता है नहीं, तो उस केस में हम क्या करेंगे? तो उस केस में हमें क्या करना है, जैसे कि हम क्या करेंगे, एरंड तेल दे देंगे उसे और अनुपान जो है वो दुग्ध का रख देंगे। ठीक है, तो उससे भी हमारा दूध का यूज़ आ जाएगा एक तरीके से। और बाकी के भी कुछ और विचार आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। फिर इसके बाद इसमें पटोल आदि चूर्ण, नागर चूर्ण, इसका वर्णन आया है। हपूसा आदि चूर्ण, नीली आदि चूर्ण, इसका यूज़ आया है। तो इसमें से आपको इसके योगों में टिक लगाना होगा। नारायण चूर्ण, कई बार पूछा जाता है कि नारायण चूर्ण का रोग अधिकार क्या है और अनुपान के अनुसार इसका किस किस व्याधि में यूज़ कर सकते हैं। तो जब आप आगे अंदर चल के चैप्टर पढ़ेंगे तो नारायण चूर्ण का उन्होंने अलग अलग अनुपान से यूज़ बताया है। जैसे कहीं उन्होंने तक्र से बताया है, कहीं मदिरा से बताया है, कहीं आसावरिष्टि से बता दिया है, कहीं गुनगुने जल से बता दिया है। ठीक है, तो बस एक नारायण चूर्ण है और अनुपान से ही उसका यूज़ आप मल्टीपल डिजीज़ में कर रहे हैं। ठीक है, फिर इन्होंने कुछ घृत के योग बताए हैं। फिर इन्होंने क्या बताया है, अभिया, औष्ठ, छाग, इनके क्षीर का यूज़, हरितकी का यूज़, शिलाजती, गुगलू, इन सब का यूज़ कैसे करना है उदर रोग में। फिर वात उदर में तेल का प्रयोग कैसे करना है, कफ उदर में अरिष्ट का, क्षार का कैसे प्रयोग करना है वो बताया है। यवागु का प्रयोग, क्षार का, एरंड तेल का यूज़ आया है इसमें हमें। ठीक है, फिर ये बताया है इन्होंने कि उदरे क्षीरस्य प्रशस्तत्वम, यानी कि उदर रोग में क्षीर की, क्षीर यानी कि क्या, दुग्ध की प्रधानता, इम्पोर्टेंस बताते हुए इन्होंने इस अध्याय को समाप्त करा है। फिर इसके बाद उदर रोग के बाद वर्णन किया है अर्श चिकित्सा का। अर्श चिकित्सा में अगेन क्या करा है, अग्निवेश ने पुनर्वसु आत्रेय से क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, अब आप ये देखिए कि जब उदर रोग के बारे में उन्होंने बताया होगा तो फिर से उसके माइंड में कुछ क्वेश्चंस आए होंगे, तो इसीलिए उन्होंने फिर अर्श चिकित्सा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हुए हैं और उनका उत्तर देते हुए पुनर्वसु आत्रेय क्या कह रहे हैं, अर्शिशाम द्विविधो भेदः, यानी कि क्या, अर्श के दो भेद होते हैं, सहजानाम अर्शिशाम निमित्ताम, यानी कि सहज अर्श और उत्तर कालज, यानी कि एक तो सहज अर्श होते हैं जो कि बाई बर्थ होते हैं, दूसरे होते हैं उत्तर कालज यानी कि जो बाद में अपथ्य सेवन से होते हैं। ठीक है, फिर इन्होंने क्या बताए हैं, सहजा नाम अर्शिशाम निमित्तम, यानी कि उनकी कारण बताए हैं सहज अर्श के। ठीक है, तो जब आप सहज अर्श पढ़ेंगे ना तो उसमें जो कारण बताया गया है उसका मेन कारण होता है गर्भिणी। ठीक है, गर्भिणी क्यों होती है, क्योंकि गर्भिणी अगर इस तरीके की चीज़ों का सेवन कर रही है कि जिसकी वजह से उसके बॉडी के जो पार्ट डेवलप होने हैं उनमें दिक्कत आ रही है। इसके अलावा बीज दुष्टि एक इसका बहुत बड़ा कारण होता है, जिसमें कि आचार्यों ने ये बताया है कि जो मतलब कि बच्चे की बॉडी के जो भी पार्ट बनने वाले होते हैं वो हमारे बीज में होते हैं, जिसे हम कहते हैं बीज भाग अवयव। ठीक है, तो अगर गुदा का निर्माण करने वाला जो बीज भाग है अगर वो दूषित है किन्हीं वजह से, तो क्या होता है कि गुदा का निर्माण जो है वो प्रॉपर्ली होगा नहीं, तो वहाँ पे जन्म से ही फिर अर्श की उत्पत्ति हमें देखने को मिलती है। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा कि आयुर्वेद में जब हम किसी की प्रेगनेंसी प्लान करते हैं या फिर किसी इनफर्टिलिटी के केस को हम सॉर्ट आउट करते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या बताया है कि हमें बीज शुद्धि करनी है। बीज शुद्धि हमें क्यों करनी है, इसलिए करनी है जिससे कि हम क्या कर सकें,
अच्छे बीज से क्या कर सके, हम अच्छी प्रोजेनी डेवलप कर सके, ठीक है। वरना होगा क्या कि अगर किसी ने बीज शुद्धि नहीं करी है तो जो डिफॉर्मिटीज़ हमें देखने को मिलती है वो हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। इसका सिंपली उदाहरण हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। मैंने रामदास अवान सर की बुक में पढ़ा था, जो कि सर की केस डिस्कशन वाली है। तो उसमें क्या था कि सर ने एक केस डिस्कस करा था, वो था वाइट स्पॉट का, यानी कि स्वित्र का था। उसमें हस्बैंड वाइफ जो थे वो दोनों को ही क्या थी, स्वित्र की प्रॉब्लम थी, और वो ये नहीं चाहते थे कि उनके बच्चों में वो चीज़ जाए, स्वित्र की कंडीशन जाए। तो सर ने उस केस में ये बताया था कि इसमें हमने क्या करी थी, बीज शुद्धि करी थी। बीज शुद्धि यानी कि क्या, हमने उनका पूरा पंचकर्म करवाया था जिससे कि उनकी बीज शुद्धि हुई थी। और बीज शुद्धि होने के बाद जब उनको कंसीव करवाया गया था तो उसका परिणाम ये रहा था कि बच्चा जो था उसमें कोई भी तरीके के सफ़ेद दाग नहीं थे, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप ये सारी चीज़ें विचार कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें हम तब विचार करेंगे जब हमने संहिता पढ़ी होगी। वरना तो होगा क्या, हम बहुत सारे वेबिनार अटेंड कर लें, सेमिनार अटेंड कर लें, ठीक है, बहुत सारे क्लासेस अटेंड कर लें, उसका रिज़ल्ट हमें तभी मिल सकता है जब हमने खुद से शास्त्र अध्ययन करा होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोग क्लासेस मत अटेंड कीजिए या फिर वेबिनार सेमिनार अटेंड मत कीजिए, लेकिन अल्टीमेटली आपका गोल ये होना चाहिए कि पूरे दिन भर में आपने स्व अध्याय कितना करा है, ठीक है। अभी जैसे मैं आपकी क्लास ले रही हूँ, इसके बाद गांधी सर की क्लास होगी, फिर उसके बाद बीच में कभी राहुल सर का केस डिस्कशन हो जाता है, या फिर राहुल सर का अष्टांग हृदय का टीका वाचन हो जाता है। इन सब के बीच में आपने खुद से कितना स्वाध्याय करा है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। क्योंकि ये है कि ये सारे वेबिनार सेमिनार्स या फिर जितने भी क्लासेस हो रही हैं, ये बस आपको एक थोड़ा बहुत हिंट दे रही हैं कि हाँ, कि शास्त्रों में इन चीज़ों का विचार आया है, तो आप इन चीज़ों के बारे में सोचिए। और इस तरीके की सोचने वाली बुद्धि आपके पास तभी डेवलप होगी जब आपने स्वाध्याय करा होगा। स्वाध्याय यानी कि क्या, खुद से संहिताओं को पढ़ा होगा। थोड़ी डिफ़िकल्टी ज़रूर आती है स्टार्टिंग में पढ़ने में, लेकिन जब आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है संहिता पढ़ने में, तो फिर आप संहिता से इतर आप कुछ नहीं पढ़ते हैं। इवन धीरे धीरे करके फिर आपका वेबिनार सेमिनार इन सब चीज़ों को अटेंड करने का भी मन जो है वो हटता जाता है, ठीक है। तो देखिए, अगर हम ये बेसिक चीज़ें नहीं पढ़ेंगे कि हाँ, कि एक सहज अर्श जैसी भी चीज़ आचार्यों ने बताई हुई है, तो हम क्या है, हमारी ओपीडी में सहज अर्श वाला पेशेंट आकर के चले भी जाएगा और हम पहचान भी नहीं पाएंगे, ठीक है। अभी जैसे मैंने ग्रुप में कुछ टाइम पहले आपको अर्श के पूर्व रूप शेयर करे हुए थे, और मैंने बोला भी था कि सहज अर्श के मैंने 2-3 केस जो हैं अभी तक देख लिए हैं, ठीक है। तो मैंने उनका प्रॉपर एनोरेक्टल एग्जामिनेशन नहीं करा था, ठीक है। मैंने उनकी प्रॉपर हिस्ट्री टेकिंग करी थी, और उनकी हिस्ट्री टेकिंग करते हुए ही मुझे वो समझ आया था कि शायद इनको सहज अर्शी की कोई कंडीशन हो सकती है। फिर मैंने उनको रेफ़र करा था एनोरेक्टल के पास एग्जामिनेशन के लिए। तो वहाँ से जब वो अपना एग्जामिनेशन करवा करके आए थे तो उनको अर्शी की प्रॉब्लम उसमें निकली थी, ठीक है। और कई कई केसेस में तो क्या होता है कि पेशेंट खुद से ही बता देता है कि हाँ, कि मुझे पाइल्स की प्रॉब्लम थी, बवासीर की प्रॉब्लम थी, और कुछ साल पहले ही मैंने इसका ऑपरेशन कराया हुआ है, ठीक है। तो जब आप शास्त्रों में पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने सहज अर्शी के लिए बोला है कि ये कभी भी ठीक नहीं होता है, ठीक है। तो क्या है कि जब आप एक वैद्य को, एक आयुर्वेद चिकित्सक को जब खुद ये बात पता होगी कि सहज अर्श कभी ठीक नहीं हो सकता है, तभी तो वो अपने रुग्ण को बता सकता है ना। वरना होगा क्या, वो उसकी मेडिसिन्स चलाते रहेगा, मेडिसिन्स चला के उसे कुछ टाइम तक रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन अगेन पेशेंट आएगा वही कंप्लेन ले करके, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले तो खुद एजुकेट होना है स्वाध्याय करके, ठीक है। क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था पहले कि सहज अर्श जैसी भी कोई कंडीशन होती है, क्योंकि हम लोग क्या करे होते हैं, दास की बुक पढ़े होते हैं और उसमें हमें पता होता है 1 डिग्री पाइल है, 2 डिग्री पाइल है, 3 डिग्री पाइल है, ठीक है, 4 डिग्री पाइल है। इस तरीके का हम बेसिक चीज़ें पढ़े रहते हैं, ठीक है। लेकिन सहज अर्श के बारे में हमारा विचार कभी जाता ही नहीं है। हमारी ओपीडी में जब पेशेंट आता है, जब वो हमें एनोरेक्टल ब्लीडिंग की कोई हिस्ट्री देता है, तभी हमें लगता है कि शायद इसे अर्श की संप्राप्ति बन रही हो या फिर इसे
पाइल्स हो, ठीक है। अगर वो अपनी अर्श की कोई वैसे पाइल उसकी कोई हिस्ट्री नहीं दे रहा है कि मुझे एनोरेक्टल ब्लीडिंग हो रही है या फिर कोई मस्से वगैरह फील हो रहे हैं, तो हम सोचते भी नहीं कि इसे अर्श की कंडीशन हो सकती है। लेकिन जब आप शास्त्र पढ़ोगे ना, तब आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे, क्योंकि पेशेंट इन ऐसे ही सिम्टम बताता है जो शास्त्रों में बताए गए हैं, ठीक है। क्योंकि सहज अर्श के बारे में विचार करने के बारे में भी मुझे मेरे एक पेशेंट से ही इंस्पिरेशन मिली थी। आपको बोला जाता है ना कि हमारा पेशेंट ही हमारा सबसे बड़ा टीचर होता है, वही हमें बहुत अच्छा चीज़ें सिखाता है, ठीक है। तो एक पेशेंट था, 18-19 साल का वो लड़का था। तो उसका होता क्या था कि उसको यूरिन में प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है। उसको यूरिन प्रॉपरली हो नहीं पाता था, ठीक है। तो उसके बाद उसने यूरोलॉजिस्ट को दिखाया, जैसे होता ही है, कॉमनली हम जाते ही यूरोलॉजिस्ट के पास है यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए। तो वो गया वहाँ भी उसका ट्रीटमेंट वगैरह चला, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में कहीं उसका कुछ भी निकल करके नहीं आया, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि अल्टीमेटली जो उसकी डिज़ीज़ डायग्नोस हुई, फिर उसकी हुई पेल्विक फ्लोर डिज़ीज़, ठीक है। जिसमें कि उसने ये बोला डॉक्टरों ने कि पेल्विक फ्लोर की जो मसल होती हैं, उसमें स्पाज्म होने की वजह से या फिर उनमें कोई प्रॉब्लम होने की वजह से जेनेटिकली ही इस वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसका कोई सल्यूशन है नहीं एज सच। बस आपको क्या करना है, पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स हैं उनको सपोर्ट करने वाली कीगल जो एक्सरसाइज होती हैं बस वो आपको करनी है, ठीक है। फिर जब वो मेरे पास आया अगेन फिर से कि मैम वहाँ पे तो वो ये बोल रहे हैं, फिर मैंने उसको ये बोला, मैंने कहा ना आप एक बार जा कर के एनोरेक्टल अपना एग्जामिनेशन करवाओ। तो उसने कहा कि मैम उसकी क्या ज़रूरत है, कि मेरा तो ऑलरेडी एक बार पहले ऑपरेट हो चुका है। तो देखिए अगेन उसने खुद से ही हिस्ट्री दे दी कि मेरा एक बार ऑपरेट हो चुका है। फिर उसके बाद मैंने उसको ये पूछा कि आपकी फैमिली में किसी को पाइल्स की प्रॉब्लम रही है क्या? हाँ, उसने फिर बताया कि हाँ, कि मेरी फैमिली में मोस्ट ऑफ द मेंबर्स को क्या है कि पाइल्स की प्रॉब्लम है, लेकिन उनको यूरिन रिलेटेड ये कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, ठीक है। तो देखिए जब उसे एनोरेक्टल के पास मैंने भेजा था एग्जामिनेशन के लिए, तो वहाँ पे भी उन्होंने क्या बताया था, थोड़ा सा बताया था कि मतलब कि उसके पता नहीं कौन सी डिग्री पे बताया था उन्होंने, लेकिन वहाँ पे उन्होंने मास बताया हुआ था, पाइल मास, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ही आपको क्या है कि एक अच्छा वैद्य बताती हैं कि आप पेशेंट की बीमारी को पकड़ें, क्योंकि वो अपनी सारी रिपोर्ट्स करा चुका था, कहीं कुछ नहीं आ रहा था उसका, ठीक है। तो फिर मैंने उसको बता दिया था कि ये वाली जो प्रॉब्लम होती है ये कभी भी शॉर्ट आउट होती नहीं है। बस आपको क्या करना है कि अपनी लाइफ को इस तरीके से मेंटेन रखना है कि आपका पेट कभी दिक्कत ना करे, क्योंकि अल्टीमेटली जो है ये अर्श हो गया, गृहिणी हो गया या फिर उदर रोग हो गया, इनका जो मेन कारण है वो हमारी वीक अग्नि ही है, ठीक है। अब वो अगर अपनी अग्नि को मेंटेन रखेगा, अब अग्नि को मेंटेन रखने के लिए वो हमेशा कोई मेडिसिन्स तो नहीं खा सकता है, तो वो क्या करेगा, अग्नि को अच्छा रखने के लिए जो हमें दिनचर्या, ऋतुचर्या, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है, वो क्या करेगा, इन चीज़ों को फॉलो कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से सहज अर्श के पेशेंट भी आपके पास ज़रूर आए होंगे। हो सकता है कि आप उन्हें पहचान ना पाए हों, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं भी नहीं पहचान पाती थी उन्हें, क्योंकि हम क्या करते हैं कि अर्श हम तभी समझते हैं जब कोई मस्सा वगैरह हो, ठीक है, और पेशेंट भी तभी समझता है। लेकिन जो सहज अर्श हैं वो क्या है कि जब आप इनके बारे में आगे पढ़ोगे तो उसमें उन्होंने क्या बोला है, इनकी उन्होंने वैरायटी बताई है। कुछ जो होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि पेशेंट को फील भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए। फिर देखिए इन्होंने सहज अर्शी की बात करी, उसके कारण बताए। तो उसके कारणों में इन्होंने एक जो बताया है वो माता पिता का उपचार बताया है, क्योंकि माता पिता ही क्या है कि आगे चल के अपने बच्चे को डेवलप करेंगे। माता से क्या आएगा, अंड, माता से आएगा हमारा शोणित और पिता से आएगा हमारा शुक्र। ये दोनों ही क्या है, बीज हैं। अगर दोनों में से किसी एक के भी बीज में डिफॉर्मिटी होगी तो क्या होगा, बच्चा जो पैदा होगा उसमें डिफॉर्मिटी आनी ही आनी है। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि अगर कोई आयुर्वेद तरीके से अपनी प्रेगनेंसी प्लान करता है तो उसमें मेल और फीमेल दोनों को इक्वली ट्रीट करते हैं, जबकि एलोपैथ साइंस में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि वो मेल पेशेंट को भी ट्रीट कर रहे हो। मेल पेशेंट को वो तभी ट्रीट करते हैं जब मेल पेशेंट में कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही होती है,
लेकिन आयुर्वेद में क्या है कि वो मेल और फीमेल दोनों को ही ट्रीटमेंट देता है अगर वो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं। क्यों देता है? क्योंकि बीज जो आना है, ठीक है, जिस बीज भाग के अवयव से ऑर्गन बनने हैं वो बीज जो हैं शुक्र और शोणित हैं, और शुक्र जो है वो मेल से ही आना है। अगर आपने मेल का पंचकर्मा नहीं कराया, सिर्फ फीमेल का करा दिया, तो हो सकता है कि मेल के जो बीज था उसमें कोई अशुद्धि रही हो, जिसकी वजह से बच्चे में वो कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं बाद में चल के, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए जिससे कि हम पेशेंट को कन्विंस कर पाएँ, ठीक है, कन्विंस कर पाएँ उसे। फिर इसके बाद देखिए इन्होंने क्या बताया है कि अर्श की उत्पत्ति कैसे होती है, उसका क्षेत्र क्या है। अब क्षेत्र उसका क्या है, हमारा जो ये अपान क्षेत्र है ठीक है, अपान क्षेत्र ही उसका क्षेत्र आएगा अर्श का। क्यों आएगा? क्योंकि हमारी गुदा कहाँ आती है, अर्श वाले नीचे आती है, अपान क्षेत्र में ही आती है ना गुदा जो होती है हमारी। तो आप ये देखिए, अभी जैसे मैं आपको बता रही थी, अगर कोई सहज अर्श का रोगी है तो हम उसे दिनचर्या, ऋतुचर्या, अग्नि को बल देने वाली ऐसी चीज़ें उसे बता देंगे। इसके साथ साथ हमें उसको ये बताना है कि उसको सारे ऐसे हेतु बंद करने हैं जो कि अपान क्षेत्र को दूषित करने वाले हो। अब अपान क्षेत्र को दूषित करने वाला कौन कौन से हेतु हैं? सबसे बड़ा हेतु आ जाता है मल मूत्र के वेग का धारण करना, ठीक है। तो वो वाली चीज़ें हमें उसे अवॉइड करने के लिए बोलनी है। इसी तरीके से आप बाकी के हेतु भी पढ़ते पढ़ते खुद से निकाल सकते हैं। फिर इसके बाद इन्होंने बताया है अर्श के अधिष्ठानभूत धातु कौन सी हैं, ठीक है। जैसे रक्त है, मांस है, मेद है, ये धातुओं का इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मांस का, रक्त का ऐसे इन्वॉल्वमेंट क्यों होता है। तो आपने पाइल मास अगर देखा होगा तो पाइल मास है तो मांस का तो इन्वॉल्वमेंट होगा ही, और ब्लीडिंग भी उससे कभी कभी होती है तो रक्त का भी इन्वॉल्वमेंट होगा, ठीक है। तो उस तरीके से इसको समझना है। फिर इन्होंने बताए हैं अर्श के सामान्य हेतु, और अर्श में हमें क्या करना चाहिए वो बताया है। और वात उल्बणनाम यानी कि वात की अधिकता वाले अर्श के लक्षण क्या होते हैं, हेतु क्या होते हैं वो बताए हैं। पित्त की उल्बणता वाले यानी कि ऐसे कि पित्त दोष बढ़ा हुआ हो, उस कंडीशन में अर्श का रूप क्या होगा, कैसे आप पहचानोगे। श्लेष्मा की अधिकता से होने वाले अर्श कौन से हैं। अब देखिए एलोपैथ ने 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री करा क्लासिफिकेशन, आपके आचार्यों ने वातज पित्तज कफज कर दिया, ठीक है। तो ये क्या है कि आपको अपने तरीके से इसको पढ़ना होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप एलोपैथ वाला मत पढ़िए, उसमें बहुत अच्छी तरीके से टेक्निक्स बताई हैं एग्जामिनेशन की जो कि हेल्पफुल भी होती हैं, लेकिन उसको पढ़ने के चक्कर में आपका जो मूल शास्त्र है उसको मत भूलिए कभी भी, ठीक है। क्योंकि ज्ञान जितना अर्जित करा जाए उतना कम है, इसीलिए मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि आप एलोपैथी मत पढ़िए, लेकिन एलोपैथी जिस तरीके से लिखी गई है उसे उस तरीके से पढ़िए, और आयुर्वेद जिस तरीके से लिखा गया है उसे वैसे पढ़िए। दोनों को आपस में कंपेयर मत कीजिए, कंपेयर करने जाएंगे तो लास्ट तक फंसते ही रहेंगे। फिर उसके बाद देखिए अर्श के इन्होंने हेतु लक्षण बताए हैं, फिर पूर्व रूप बताए हैं, फिर ये बताया है कि अर्श में सभी दोषों का इन्वॉल्वमेंट होता है यानी कि त्रिदोषज होता है वो। फिर उसकी साध्यता बताई है। फिर ये बताया है कि अर्श की उपेक्षा करने से बद्ध गुद उदर होना संभव है, यानी कि अगर कोई अर्श की उपेक्षा कर रहा है तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होना उसका कंपलसरी है। फिर इन्होंने अर्श में 4 प्रकार की चिकित्सा बताई है। अब 4 प्रकार की चिकित्सा कौन सी है? शस्त्र, क्षार, अग्नि, कर्म। ये जो 4 प्रकार की इन्होंने चिकित्सा बताई है उसमें आता है 4 चीज़ें आती हैं, भेषज आ जाती है, शस्त्र आ जाता है, क्षार आता है, अग्नि, कर्म, इस तरीके से 4 आती हैं। वो आप बाद में जा कर के भी देख लीजिएगा। तो 4 है। जैसे बहुत से लोग बोलते हैं ना कि हमारा अर्श जो है वो मेडिसिन से ठीक होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो मेडिसिन से भी ठीक हो सकता है, तब हो सकता है जब आपने अच्छी तरीके से वर्क करा, ठीक है। अच्छी तरीके से वर्क करने का मतलब क्या है, आपको पता है कि अर्श जो है वो अग्नि मंद की वजह से होता है, ठीक है। अगर आपने क्या करा कि सिर्फ अर्श के मस्सों पे ध्यान दिया, अग्नि पे विचार ही नहीं करा,
तो क्या है कि दोबारा से अर्श होगा। अब आप ये सोचिए कि ऑपरेशन कराने के बाद दोबारा से अर्श क्यों होता है, तो उसके पीछे कारण यही है कि वो उसके मस्से का तो काट करके अलग कर देते हैं, लेकिन जो उसकी अग्नि पे वर्क करना चाहिए था वहाँ उसकी वर्क ही नहीं होता है। ठीक है, और ऐसा जो है बहुत से आयुर्वेद वाले डॉक्टर्स भी करते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि हमारे शास्त्र में जब हमें बताई गई हैं चीज़ें तो हम उसे अप्लाई करें ना, जिससे कि किसी रुग्ण का एक अच्छी लाइफ मिल सके। तो आपको भी क्या करना है, शास्त्र अध्ययन करना ही करना है। फिर इसके बाद इन्होंने ये बताया है शुष्क और श्रावी अर्श के बताए हैं भेद। ठीक है, फिर इन्होंने अर्श के 2 भेद बताए, पहले तो वातज पित्तज कफज बताया, फिर उसके बाद इन्होंने अर्श के द्विविध भेद और बताए, जिसमें कि उन्होंने बताया शुष्क अर्श और श्रावी अर्श। ठीक है, आप भी देखते हैं ना, ब्लीडिंग पाइल्स होता है और नॉन ब्लीडिंग पाइल्स होता है। बस हमारे आचार्यों ने चीज़ें हिंदी में लिख दी तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे ना माने। ठीक है, लिखी उन्होंने सारी प्रैक्टिकल चीज़ें ही हैं। जब आप धीरे धीरे करके संहिता अध्ययन करके इसको क्लिनिकली अप्लाई करेंगे और देखेंगे ना, तो आपको संहिताओं से प्यार हो जाएगा कि मतलब कि हाँ, कि संहिताओं में कितनी अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं जो कि हमें प्रैक्टिकली देखने को मिलती हैं प्रॉपर। फिर इसके बाद इन्होंने ये बताया है कि शुष्क अर्श में आपको क्या करना है, स्नेह का अभ्यंग करना है और स्वेदन करना है। ठीक है, अब जैसे कि आपने देखा होगा कि हर किसी को ही हम क्या बोल देते हैं कि आपको जाकर के सिड्स बात करना है अर्श वाली कंडीशन में, लेकिन इन्होंने अर्श का भी स्वेदन का भी एक तरीका बताया है। क्या बताया है कि अगर शुष्क अर्श हैं तो उसमें तुम क्या करो, स्नेह से पहले अभ्यंग करो और फिर स्वेदन करो। ठीक है, लेकिन आप में से या हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो पेशेंट को इस तरीके से हम गाइड करते हैं कि अगर आपका नॉन ब्लीडिंग पाइल है तो आप इस तरीके से मेंटेन कीजिए। कोई भी नहीं, या फिर कोई करते होंगे जिन्होंने शास्त्र अध्ययन करा होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, देखिए मैंने तो खुद ने अभी तक ऐसा नहीं करा है, तो इसीलिए आपको बोल रही हूँ। फिर इसके बाद देखिए उसमें उन्होंने अवगाहन करने के लिए बोला है, फिर हमें बताया है उन्होंने धूपन करने के लिए बोला है, प्रलेपन करने के लिए, रक्त श्रावण करने के लिए बोला है, यानी कि जलोका लगाने के लिए बोला है। आपने देखा भी होगा बहुत से लोग आजकल अर्श में जलों का उच्चारण करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका रेफरेंस भी क्या है कि हमारे शास्त्रों में दिया हुआ है। फिर इसके बाद जो है उन्होंने बताया है कि त्रय उष्ण आदि चूर्ण बताया है। तक्र अरिष्ट, देखिए ये रेफरेंस पूछा जाता है कि तक्र अरिष्ट का रेफरेंस कहाँ आया हुआ है, तो ये आया है अर्श में। फिर तक्र का प्रयोग बताया है इसमें। फिर इन्होंने बताया है शुष्क अर्श में हमें क्या अन्नपान लेना चाहिए। आप ये सोचिए, जब हमारे आचार्यों ने हमें शुष्क अर्श और आर्द्र अर्श इनके बेसिस पर डाइट भी जब अलग अलग बता रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि कितना डीप लेवल रहा होगा इनके पढ़ने का, इनके सोचने का। ठीक है, फिर इन्होंने ये बताया है गाढ़ शकृत अर्शशाम चिकित्सा। फिर बताया है कि मल वात अनुलोमन। अब देखिए अर्श में होता क्या है कि मल और वात दोनों ही क्या होता है, रुक जाता है। पेशेंट आपको आता है कंप्लेन लेकर के, बोलता है ना कि डॉक्टर साहब गैस बनते रहती है, डकारें आते रहती है, नीचे के रास्ते से गैस नहीं पास आउट होती है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया है कि मल और वात इन दोनों का ही अनुलोमन करने वाले कुछ योग उन्होंने बताए हुए हैं। अब देखिए युक्ति से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने जो मल और वात का अनुलोमन करने वाले योग हैं उनको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अपनी युक्ति लगाते हुए। इसीलिए मैंने आपको बार बार बोला है कि जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस अच्छी होती जाती है वैसे वैसे हमारे प्रिस्क्रिप्शन में मेडिसिन्स जो होती हैं वो कम होती जाती हैं, और एक टाइम ये आता है कि हम पेशेंट को सिर्फ एक सिंगल मेडिसिन दे रहे होते हैं। ठीक है, तो वो इसलिए आती है क्योंकि फिर हमें मल्टीपल चीज़ें पता चलने लगती हैं धीरे धीरे करके। फिर देखिए इन्होंने क्या बताया है, बस्ती का वर्क बताया है कि शुष्क अर्श में हमें क्या करना है, अनुवासन वस्ती देनी है, निरुवस्ती देनी है, प्रलेपन करना है। अर्श का अभ्यारिष्ट बताया है, दंती अरिष्ट, फल अरिष्ट, कनक अरिष्ट बताया है। अब देखिए अब यहाँ पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से थोड़ा सोचने की ज़रूरत है कि कनका अरिष्ट, ठीक है, कनका अरिष्ट का जो रोग अधिकार है वो आया है हमारा अर्श चिकित्सा में। ठीक है, और कनक बिंदु अरिष्ट जो आया है वो आया है हमारे
कुष्ठ चिकित्सा में, ठीक है। और कनकछिरी तेल जो आया है वो भी आया है हमारे कुष्ठ चिकित्सा में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रहता है कि कनकछिरी तेल कहाँ आया है, कनक बिंदु अरिष्ट कहाँ आया है, और सिंपल कनक अरिष्ट कहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी चाहिए। फिर इसमें इन्होंने ये बताया है गुद सोच के लिए हमें क्या करना है, यानी कि इन्होंने क्या बोला है कि अगर आप फ्रेश होने के बाद अगर आप अपने एनल रीजन को क्लीन कर रहे हैं तो उसके प्रक्षालन के लिए आपको कौन सा पानी यूज़ करना चाहिए, ठंडा करना चाहिए कि गुनगुना करना चाहिए, ठीक है, वो भी बताया है। फिर इन्होंने बताया है रक्त अर्श में वात का अनुबंध और उसके लक्षण, रक्त अर्श में कफ का अनुबंध और उसके लक्षण, रक्त अर्श में दोष अनुबंध के अकॉर्डिंग उसकी चिकित्सा, और फिर क्या बताया आदव दुष्ट रक्त निग्रहे दोषा, यानी कि क्या बोल रहे हैं कि अगर अर्श के केस में स्टार्टिंग में अगर ब्लीडिंग हो रही है तो स्टार्टिंग में ही उसे स्तंभन चिकित्सा नहीं देनी है। अगर हम स्टार्टिंग में ही उसके रक्त को रोक रहे हैं तो रक्त को रोकने से उसमें डिफरेंट दोष जो है वो उत्पन्न हो सकते हैं। अब देखिए इसका भी केस जो है वो मैंने देखा है, मेरा खुद का केस नहीं था, मेरी एक दोस्त है उसकी बहन थी, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था कि उसे ब्लीडिंग हुई थी तो पाइल्स की हिस्ट्री मिली थी, उन्होंने एलोपैथ डॉक्टर को दिखाया था, ब्लीडिंग हो रही थी लड़की को तो उसकी ब्लीडिंग उन्होंने रोक दी थी, ठीक है। फिर उसका कॉम्प्लिकेशन हुआ क्या, कुछ टाइम के बाद उसके मेंसेस गड़बड़ हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद जब उसने, हमारी एक सीनियर है डॉक्टर सुजाता बॉस, तो उन्होंने बॉस से कंसल्ट करा, तो जब बॉस तो बहुत अच्छी हिस्ट्री लेती हैं, बहुत डीप हिस्ट्री लेती हैं, तो बॉस ने जब उनकी हिस्ट्री ली तो बॉस ने उनको जो हेतु बताया था वो यही बताया था कि ये जो उसको संप्राप्ति बनी थी उस टाइम पे अर्श की, उस टाइम पे स्टार्टिंग में उन्होंने रक्त का जो स्तंभन कर दिया है उसके कॉम्प्लिकेशन में ये उसको दिक्कत आई हुई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हमें बताई गई हैं शास्त्रों में ये प्रैक्टिकली हमें देखने को मिलती है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हमें खुद अपनी प्रैक्टिस में मिले, इसीलिए हमें दूसरों की प्रैक्टिस से भी सीखना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद इन्होंने रक्त अर्श की चिकित्सा बताई है। रक्त अर्श में शमन औषधि हम क्या क्या दे सकते हैं, रक्त की अति प्रवृत्ति में हमें बाह्य उपचार क्या करना चाहिए, रक्त अर्श में पिच्छावस्थी आई है, हीबेर आदि घृत आया है। अब देखिए हीबेर आदि पानी और हीबेर आदि घृत, अब हीबेर आदि पानी कहाँ आया था, आप में से कोई बताएगा, अभी रिसेंटली ही हमने पढ़ा हुआ है, कोई भी एक बताइए या तो मैसेज करिए कि हीबेर आदि पानी कहाँ आया है, रेफरेंस उसका। ज्वर में बताया, नहीं सर ज्वर में नहीं आया है, जी रक्त पित्त में आया है सर, ज्वर में जो है ना, ज्वर में षडंग पानी आया है। तो अब ये देखिए ये आपके कॉम्पिटिशन के हिसाब से ये प्रश्न बनता है कि हीबेर आदि पानी का रेफरेंस कहाँ है और हीबेर आदि घृत का रेफरेंस कहाँ है, ठीक है। अब देखिए जब इन्होंने यहाँ पे हीबेर आदि घृत लेने के लिए बोल दिया है रक्त अर्श में, तो आप खुद समझ सकते हैं कि अगर कोई पेशेंट आपका घृत नहीं लेना चाहता है तो आप सिंपल उसे हीबेर आदि पानी दे दीजिए दिन भर पीने के लिए, ठीक है। और जो मैंने रिसेंटली आपको अपना एक केस डिस्कस करा था अपने पेशेंट वाला, जिसमें कि ईसोफेजियल वेरिसेस वाला जो था, जिसको कि हमने रक्त पित्त समझ के ट्रीट करा था, उसमें हमने उसे हीबेर आदि पानी भी दिया था, ठीक है। तो हीबेर आदि पानी से भी उसे बहुत अच्छा लगा था उसको पी करके, और उसके मोशन वोशन सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हुए थे, उसे जो बर्निंग रहती थी, तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, ठीक है। तो जो व्यक्ति हीबेर आदि घृत नहीं ले सकता है उसको आप हीबेर आदि पानी दे सकते हो। तो इस तरीके से आज हमने उदर चिकित्सा और अर्श चिकित्सा इसके बारे में पढ़ा। कल जो है हम गृहिणी चिकित्सा से देखेंगे और धीरे धीरे करके हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो एक विषय अनुक्रमणिका है वो कंप्लीट होने के पीछे पर्पस बस यही है, जिससे कि आपको एक सुपरफिशियल पूरी संहिता का एक बार पता चल जाए कि हाँ कि हमारी संहिता में ये भी बताया है वो भी बताया है। क्योंकि बहुत बार होता क्या है कि हम सूत्री स्थान पढ़ते रह जाते हैं या फिर कोई ऐसा स्थान पढ़ते रह जाते हैं, बाद के स्थान हम पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जब हमें एक आइडिया लग जाता है कि इन जगहों पे ये चीज़ें बताई गई हैं
तो हमें एक इंटरेस्ट डेवलप होता है, इसीलिए मैं ये विषय सूची आपको पढ़ा रही हूँ। जैसे कि उज्ज्वला मैम बता रही है कि तृष्णा में भी काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं उससे। तो आपके पास जैसे मान लीजिए कि कोई प्रमेह का रोगी आ रहा है और उसमें अगर आपको मिल रहा है, ठीक है, अगर उसमें आपको तृष्णा की हिस्ट्री मिल रही है या फिर अभी जैसे गर्मियाँ चल रही हैं, अगर कोई पेशेंट लेकर के आ रहा है कि मुझे प्यास की अधिकता रहती है, तृष्णा रहती है, कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट में अगर आम दोष होता है उसके शरीर में, तो भी उसे बहुत ज़्यादा तृष्णा लग रही होती है, तो उस टाइम पे भी आप उसे हीबेर आदि पानी सजेस्ट कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं कि इसमें पेशेंट का बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता है और उसे रिलीफ भी मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप अपनी चिकित्सा कर सकते हैं, जिससे ये है कि आपकी चिकित्सा क्या है कि अगर 80% वर्क कर रही है, तो इस तरीके से कुछ मेडिकेटेड वाटर या फिर ये पानी वगैरह यूज़ करने से, छोटी छोटी चीज़ों से वो 80 की जगह 100% रिज़ल्ट मिलने उसमें स्टार्ट हो जाएंगे। तो बस आज के लिए यहीं पे रोकेंगे। अगर किसी की कोई क्वेरी रहती है तो वो ग्रुप में भेज दीजिएगा। रीना मैम ने हैंड रेस करा है। मैम पूछिए अनम्यूट करके, क्या पूछना है आपको? मैम ये हीबेरादी पानी के कंटेंट्स एक बार बताते हैं। मैम वो रक्त पित्त चिकित्सा में दिए गए हैं, मैं अभी ग्रुप में शेयर कर दूंगी। ठीक है मैम, थैंक यू। ओके मैम।